I am Priya and welcome back to Management Plus. In this video, we are going to study about holder and holder in due course in detail, like its meaning, features, rights and difference between these two. So चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं होल्डर कौन होता है. तो हमारे सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट के अंदर ये कंटेम्पलेट किया गया है कि कोई भी पर्सन who is entitled to get the possession and subsequently receive payment or recover payment from the parties for a promissory note, bills of exchange, check which he is entitled to possess. हमारा सेक्शन 8 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको कि किसी प्रॉमिसरी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, यानी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, यानी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक, यही होता है ना. तो किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसके पास पोजेशन हो, साथ ही साथ जिसके पास उसके पेमेंट को रिसीव करने का या रिकवर करने का पूरा अधिकार हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? होल्डर बोलते हैं. ठीक है. इफ द प्रॉमिसरी नोट, bills of exchange, check get lost or destroyed, then the holder is the person who is entitled at the time of the loss or destruction. अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो गया या वो लॉस्ट हो गया, गुम हो गया, तो होल्डर ही वो पर्सन होता है जिसको कि वो लॉस या डिस्ट्रक्शन बियर करना पड़ता है. क्लियर? मतलब ओवरऑल अगर आप लेमैन लैंग्वेज में समझिए कि अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिस पर्सन के पास मौजूद है, जिसके पोजीशन में वो है, और फाइनली उससे जो पेमेंट रिसीव होना है, जिसको ये अधिकार मिला हुआ है कि उसी को पेमेंट रिकवर करना है, ऐसे पर्सन को हम होल्डर बोलते हैं. क्लियर? अब देखिए, कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको सर्टिफाई किया जाता है ताकि आप एक होल्डर की तरह क्वालिफाई कर सकें. अगर ये सारे इंग्रेडिएंट मौजूद हैं तो आप एक होल्डर हो सकते हैं. देखिए, फर्स्ट क्या है? द पर्सन मस्ट बी एंटाइटल्ड फॉर पोजिंग द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम. मतलब कि वो बंदा होल्डर होगा जिसके नाम से इंस्ट्रूमेंट होगा. अगर मैं प्रिया हूं तो वो इंस्ट्रूमेंट प्रिया के नाम से है और उसका पोजेशन मेरे पास है. मतलब मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेरे ही नाम से है, मुझे ही पे करने के लिए दिया गया है, तो वो उसकी होल्डर कौन हुई? मैं हुई. ठीक है. भले ही उसका एक्चुअल फिजिकल पोजीशन मेरे पास हो या ना हो, लेकिन मेरे पास उसका पोजीशन होना चाहिए. अभी मेरे हाथ में है या नहीं, लेकिन वो मेरे नाम से है और मेरे पास उसका पोजीशन है. ठीक है. लीगल टाइटल मेरा होना चाहिए. नेक्स्ट क्या है इसमें? देखिए, द पर्सन मस्ट बी नेम इन द इंस्ट्रूमेंट एज अ पेई. तो इसमें क्या क्या क्राइटेरियाज है? देखिए कि अगर बहुत सारे चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें जो पेई का या एंडोर्सी का नाम है, वहां पे मेरा नाम हो सकता है, तो मैं होल्डर होंगी. ही कैन ऑल्सो बी अ बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ इट इज अ बियरर इंस्ट्रूमेंट. बियरर इंस्ट्रूमेंट अगर है तो जो उसका बियरर है वो होल्डर हो सकता है. In case where the holder die, the higher of such a holder become the holder even when he is not a payee or endorsee or a bearer of the instrument. अगर जो होल्डर है उसकी बाई चांस डेथ हो जाती है तो जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो होल्डर हो जाएगा. भले उसका नाम पेई के जगह पे लिखा हुआ ना हो, वो एंडोर्सी ना हो, वो बियरर ना हो उस इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन वो लीगल हायर है अगर होल्डर का, तो वो होल्डर कहलाएगा. ठीक है. या तो एज पर द लॉ वो पर्सन होल्डर हो, या फिर एज पर द फैक्ट्स किसी भी तरीके से होल्डर हो सकता है. मतलब कि उसका नाम रिटन हो, उसके पास पोजीशन हो, तो वो होल्डर कहलाएगा. या फिर एज द फैक्ट, यानी कि अगर किसी के फादर का डेथ हो जाता है, उसका बेटा उसका लीगल हायर है, उसका फादर किसी इंस्ट्रूमेंट का होल्डर था, तो उसका बेटा आज उसका क्या होगा? होल्डर होगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है? वेयर अ पर्सन केम to hold a negotiable instrument and he does not have a title to hold or possesses it, then he will not be called a holder. अगर किसी negotiable instrument को किसी person ने hold कर रखा है, लेकिन उसके पास उसका टाइटल नहीं है, मतलब होल्ड करने का टाइटल नहीं है, ना ही उसके पास पोजेशन है, तो हम उसको होल्डर नहीं बोल सकते. A person who finds an instrument lying somewhere or a thief, although
may acquire possession of such an instrument. No right accrues to them. Therefore, they cannot be termed as holder. अगर आपको कहीं गिरा हुआ मिल जाए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चेक गिरा हुआ मिल जाए, ठीक है, या फिर आपने किसी की चोरी कर ली, तो आप उसके होल्डर नहीं कहला जाएंगे. आपके पास टाइटल होना चाहिए, आपके पास पोजेशन उसका होना चाहिए उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का, तो ही आप होल्डर कहलाएंगे. ठीक है. अब इसमें देखिए क्या है. The person by way of the instrument must be entitled to recover or receive a sum of money or amount which the parties are liable to pay the holder. किसी न किसी तरह से वो पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट से पैसे रिकवर करने के लिए लायबल होना चाहिए, जो कि सामने वाली पार्टी को, उस होल्डर को पे करना है. ठीक है. Therefore, not only possession but right to receive is also an important aspect in order to be termed as holder. सिर्फ पोजेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है. आपने तो चोरी से किसी से छीन लिया या गिरा हुआ मिल गया तो आपके पास पोजेशन हो गया. ठीक है. लेकिन आपके पास बेटर टाइटल होना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका अधिकार होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट में जो पैसे हैं उनको रिकवर करने का राइट आपके पास होना चाहिए. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है. ठीक है. By receiving the amount, the person who was liable to pay is discharged from liability. जैसे ही आप उस मनी को रिसीव कर लेते हैं तो जो सामने वाला पर्सन है जिसने इंस्ट्रूमेंट बनाया है वो अपनी लाइबिलिटी से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है. तो ये जो आपका रिसीव करने का अधिकार है, पेमेंट रिकवर करने का, ये भी आपको एक होल्डर बनाता है. नेक्स्ट क्या है. इन केसेस where a person acquires an instrument by either finding it or where a person has committed theft such an instrument, he is not entitled to receive the amount. Thus, he is not called a holder. सिर्फ मैंने कहा ना, पोजीशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस इंस्ट्रूमेंट से पैसे रिसीव करने का भी अधिकार आपके पास होता है. अगर चोरी करके, किसी का छीन झपट करके अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिया है तो आपके पास उस अमाउंट को रिकवर करने का अधिकार नहीं होगा. तो आप क्या कहलाएंगे, आप होल्डर नहीं कहला सकते ऐसे कंडीशन में. आगे देखिए राइट्स ऑफ अ होल्डर क्या क्या है. तो एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, टू पोज एन इंस्ट्रूमेंट एंड टू रिसीव एंड रिकवर द अमाउंट विच इज ड्यू एज पर द इंस्ट्रूमेंट. हमारा सेक्शन 8 क्या कहता है कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन रखने का अधिकार है, साथ साथ उसमें जो अमाउंट लिखा गया है उसको रिसीव और रिकवर करने का अधिकार है. सेक्शन 50 के तहत उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का जिसके कि आप होल्डर हैं उसको आगे आप एंडोर्स कर सकते हैं, उसका अधिकार है आपके पास. एज पर द सेक्शन 125 ऑफ द एक्ट, आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की क्रॉसिंग कर सकते हैं. अगर चेक है आपके पास तो आप चेक पे पर्टिकुलर क्रॉस कर सकते हैं. आप किसी भी तरीके की क्रॉसिंग कर सकते हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगा सकते हैं जैसे नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पे, उसको आप ओपन चेक रख सकते हैं, क्रॉस चेक रख सकते हैं. क्रॉसिंग में भी जनरल या स्पेसिफिक किसी भी टाइप की क्रॉसिंग कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आपका एज पर सेक्शन 49 कि आप एक ब्लैंक एंडोर्समेंट को फुल एंडोर्समेंट में तब्दील कर सकते हैं. सेक्शन 45 ए क्या कहता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट लॉस्ट हो गया, इंस्ट्रूमेंट गुम हो गया, तो आप उसका डुप्लीकेट भी अपने पास ले सकते हैं. उसके लिए आपको अधिकार है एज अ होल्डर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है. एज पर सेक्शन 61 एंड सेक्शन 64 ऑफ द एक्ट, टू प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्सेप्टेंस इफ इट इज अ बिल एंड इफ इट इज सम अदर इंस्ट्रूमेंट देन गेट पेमेंट फॉर इट. मतलब कि आपके पास ये अधिकार है कि आप उस इंस्ट्रूमेंट को फॉर एक्सेप्टेंस के लिए आप प्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी बिल अगर आपके पास है और आप उसका पेमेंट चाहते हैं तो आप उसको प्रेजेंट करके पेमेंट ले सकते हैं. ये आपका क्या है, राइट है एज अ होल्डर. तो अभी तक हमने क्या देखा, होल्डर होता कौन है और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए होल्डर के होने के लिए, मतलब कौन कौन से फीचर्स पोज करने चाहिए. देन आफ्टर हमने राइट्स देखा. अभी हम देखेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है. देखिए नेक्स्ट है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स, जो कि हमारा सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट के अंदर बताया गया है. क्या है, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, हु बिकम्स द पोजेसर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अ चेक फॉर अ कंसिडरेशन. देखिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन रखता है, मतलब उसके पास उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजेशन है, और ये पोजेशन क्यों है, किसी कंसिडरेशन के बिहाफ में है. मतलब
कि आपको सही मायने में उससे सामने वाले से पैसे वसूलने हैं और तब वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपके पास आया है। मतलब कोई अगर आपको 1 लाख रुपए का चेक दे दे तो वो गिफ्ट कहलाएगा, चैरिटी कहलाएगा। लेकिन अगर आपने उस व्यक्ति के लिए कोई काम किया है और उसके बिहाफ में वो आपको कोई पेमेंट कर रहा है चेक से, तो उसको हम कहते हैं कि आपको किसी कंसिडरेशन के बिहाफ में पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिसीव करता है किसी कंसिडरेशन के बिहाफ में, ठीक, और वो जो इंस्ट्रूमेंट है इज पेबल टू बियरर और पेई और एंडोर्सी। वो इंस्ट्रूमेंट पेबल किसको होगा? या तो वो बियरर को पेबल होगा, मतलब कि जो उसको होल्ड करेगा, जो लेके जाएगा उसको पेबल हो जाएगा, या फिर उसमें जिसमें पेई का नाम लिखा हुआ होगा उस पेई को वो पेबल हो जाएगा, या फिर आगे जिसको एंडोर्स किया गया होगा उसको पे हो जाएगा। ठीक है, बिफोर द अमाउंट बिकम पेबल एंड ही बिलीव दैट no defect exists in the title of the person from whom he derive his title is called a holder in due course। और ये जो negotiable instrument है वो maturity date के पहले रिसीव होना चाहिए और बिल्कुल ही गुड फेथ के साथ रिसीव होना चाहिए, ये सोचते हुए कि इसके टाइटल में किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर से, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, किस बिहाफ में? किसी कंसिडरेशन के बिहाफ में। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है, बियरर, पे या एंडोर्सी। ठीक, और साथ ही साथ ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो मैच्योरिटी डेट के पहले रिसीव होना चाहिए और उसमें किसी तरीके का कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा एज्यूम करता है हमारा पर्सन। और वो पर्सन कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज एक्वायर्ड बाय अ पर्सन बोनाफाइडली फॉर अ वैल्यू एंड ही बिलीव देयर इज नो डिफेक्ट इन द टाइटल from whom he took the instrument in good faith, becomes the true owner of the negotiable instrument and a holder in due course। कोई भी negotiable instrument अगर बोनाफाइडली एक्वायर किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा और वो व्यक्ति बिलीव कर रहा है कि इसमें किसी तरीके का कोई टाइटल डिफेक्ट नहीं है और वो गुड फेथ के साथ उस इंस्ट्रूमेंट को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो व्यक्ति उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ट्रू ओनर कहलाएगा या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। अब इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या क्या है? अगर ये इंग्रेडिएंट क्वालिफाई करते हैं होल्डर्स तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएंगे। देखिए, फर्स्ट क्या कि जो पर्सन है जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा है वहां पे कुछ वैल्यूएबल कंसिडरेशन होना चाहिए। मतलब कि चैरिटी या गिफ्ट पर्पस से आया हुआ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं सही मायने में सामने वाले से उसको पैसे रिसीव करने थे, इसलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसके पास आया है, यानी कि कुछ कंसिडरेशन के बिहाफ में आया हो। ठीक है, कंसिडरेशन प्रेजेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि बिफोर मैच्योरिटी डेट आना चाहिए। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ है, जिस डेट को बनाओ, जिस डेट में वो कोलैप्स कर जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस डेट के पहले यानी मैच्योरिटी डेट के पहले उस पर्टिकुलर होल्डर को रिसीव होने चाहिए। अब द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी कंप्लीट इन ऑल फॉर्म्स एंड रिक्विजिट्स। मतलब बिल्कुल कंप्लीट तरीके से होने चाहिए, हर चीज सही मायने में फुलफिल होना चाहिए, सही तरीके से भरा हुआ होना चाहिए, कोई कमी इंस्ट्रूमेंट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो होल्डर है वो इस इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल गुड फेथ में, सही मायने में, बिल्कुल सच्चे मन से रिसीव करना चाहिए। अगर ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, इन सारे एलिमेंट्स को अगर कोई होल्डर फुलफिल करता है तो उसको हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं। अगर ये मैच्योरिटी डेट के बाद रिसीव होता है तो वो पर्सन कभी भी होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स को कुछ राइट्स मिलते हैं या फिर कह लीजिए कि कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? देखिए, सबसे फर्स्ट, he get a good title to the instrument even though the title of the transferer is defect। अगर उसको जो व्यक्ति इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर कर रहा है
उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव है फिर भी इस होल्डर इन ड्यू कोर्स तक जो टाइटल पहुंचेगा वो डिफेक्टिव नहीं कहलाएगा, ठीक है। Thus he may get a better title than that of ट्रांसफरर। ट्रांसफरर से कहीं बेटर टाइटल इसको मिलेगा। मान लीजिए कि ए स्टील अ बिल फ्रॉम बी, ए जो है वो बी से एक बिल चोरी कर लेता है और आगे जाके सी को एंडोर्स कर देता है। अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, सी कौन है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब सी जो है वो उस अमाउंट को बी से आराम से रिकवर कर सकता है, जबकि ऑल्दो ए कैन नॉट रिकवर फ्रॉम बी, ए क्या कर सकता है? उसे रिकवर नहीं कर सकता है। भले ही देने वाले के टाइटल में खोट है, लेकिन होल्डर एंड ड्यू कोर्स के पास जब जाता है ये इंस्ट्रूमेंट तो उसको ये बेटर टाइटल में मिलता है। क्लियर? फर्स्ट प्रिविलेज ये होता है। सेकंड प्रिविलेज क्या है? एवरी प्रायर पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लायबल देयरऑन टू अ होल्डर इन ड्यू कोर्स अंटिल द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यूली सेटिस्फाइड। जितनी भी पार्टीज एसोसिएटेड हैं उस पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, वो सभी लोग होल्डर एंड ड्यू कोर्स के लिए लायबल माने जाएंगे तब तक जब तक कि वो कंप्लीटली ड्यूली सर्टिफाई नहीं हो जाता है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तब तक, ठीक है। मतलब जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं वो सभी लीगली लायबल होंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है? अ होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन स्यू ऑल द पार्टीज लायबल टू पे इन हिज ओन नेम। वो अपने नाम से जो भी एसोसिएटेड पार्टी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, उन सब को स्यू कर सकता है। ये एक प्रिविलेज है। नेक्स्ट क्या है? द होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट अ गुड टाइटल इवन दो द इंस्ट्रूमेंट वाज ओरिजिनली एन इनकोटेड स्टैम्प instrument and the transferor completed the instrument for a sum greater than what was intended by the maker। एक होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमेशा गुड या बेटर टाइटल ही मिलता है इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सही तरीके से ना बनाया गया हो, सही तरीके से स्टैम्प ना हो, या फिर वो ओरिजिनली उस ओनर से बिलोंग ना करता हो, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट जितने का बनाया गया था उसमें कुछ और अमाउंट को ऐड करके लिख दिया गया हो मेकर के द्वारा। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जब वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास पहुंचता है तो उसका जो टाइटल हो जाता है वो गुड हो जाता है, और जो अमाउंट उस इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ होता है वो हमारा होल्डर एंड ड्यू कोर्स रिकवर कर सकता है। उसके पास ये पूरा अधिकार होता है। जो भी अमाउंट उसमें लिखा है वो सारे के सारे अमाउंट वो रिकवर कर सकता है। भले ही पहले बनाया गया था और उसमें कुछ ऐड करके होल्डर एंड ड्यू कोर्स को दे दिया गया, एक जीरो बढ़ा दिया गया, लेकिन जो भी अमाउंट लिखा गया होगा वो होल्डर एंड ड्यू कोर्स उसको रिकवर कर सकता है। उसके पास पूरा राइट है। नेक्स्ट है हमारा वेयर अ बिल इज ड्रॉन पेबल टू ड्रॉर्स ऑर्डर। अगर कोई बिल ड्रॉ किया गया है जो पेबल है ड्रॉर के ऑर्डर पे, और उसमें जो नाम लिखा है वो क्या है? फिक्टिशियस है, मतलब काल्पनिक है, और उसको उसी तरीके से एंडोर्स भी कर दिया गया है ड्रॉर के सिग्नेचर पे। The acceptors cannot plead by way of defense then the bill is drawn in fictitious name। तो अब यहाँ पे जो एक्सेप्टर है वो उसको प्लीड नहीं कर सकता अपने डिफेंस के एंगल से अगर बिल जो है वो फिक्टिशियस नेम में लिखा हुआ है तो। और अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो लॉ के नजर में हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है जब तक कि इसको प्रूफ ना किया जाए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? सामने वाले पे होता है कि वो प्रूफ करे कि ये होल्डर इन ड्यू कोर्स है या नहीं है। इस होल्डर को कोई बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होता कि वो खुद को होल्डर इन ड्यू कोर्स प्रूफ करे, सामने वाला उसको करता है, ठीक है। इवन दो between the immediate parties to an instrument it was caused by fraud, once the instrument passes through the hand of a holder in due course it is purged of all defect and any person acquiring it take it free of all defects unless he was himself a part of the fraud। अगर जो भी immediate party instrument से related है, ठीक है, और वो इंस्ट्रूमेंट जो लिया गया है या आगे इंडोर्स किया गया है वो फ्रॉड के वजह से किया गया, किसी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड हुआ है और वो इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स को पास हो जाता है तो उसके जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और इन फ्यूचर अगर वो आगे मूव होता है तो वो सारे डिफेक्ट से
खत्म हो जाता है, उसमें किसी तरीके का कोई फ्रॉड फिर नहीं रह जाता। मतलब जैसे ही होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आता है तो उसके पास ये स्पेशल प्रिविलेज है कि डिफेक्टेड आइटम भी अगर उसके पास आएगा या फिर उसने अगर सही कोर्स और सही नियत से उसको एक्सेप्ट किया होगा तो वो उसके लिए स्यू कर सकता है सामने वाली पार्टी को, उसके जितने भी अमाउंट जो लिखे हुए इंस्ट्रूमेंट पे उसको वो अच्छे तरीके से रिकवर कर सकता है। तो अगर कोई भी डिफेक्ट है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास आने के बाद वो सारे डिफेक्ट खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट, द ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक एंड एक्सेप्टर ऑफ अ बिल फॉर द ओनर ऑफ द ड्रॉअर in a shoot thereon by the holder in due course is not permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn। अगर कोई भी जो मेकर है, लाइक जो प्रॉमिसरी नोट का या ड्रॉअर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कोई भी बंदा जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट या चेक को बना रहा है, उस पे अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स किसी तरीके का कोई शूट फाइल करता है रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो फिर वो उस बात से डिनाई नहीं कर सकता। अगर वैलिड चीज नहीं था और बाद में दिया गया या कुछ भी ऐसा रीजन है और उस पे होल्डर इन ड्यू कोर्स कोई केस करता है तो उस वैलिडिटी से वो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पे माइनर अपनी माइनॉरिटी को भी प्लीड कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, द एंडोर्सी ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन अ शूट देयरऑन by the holder in due course is not allowed to deny the signature or the capacity to contract of any prior party to the instrument। अगर negotiable instrument endorse करके, ठीक है, holder in due course के पास पहुंचा है तो कोई भी जो उस पर सिग्नेचर वगैरह किया गया है उसके रिगार्डिंग अगर holder in due course शूट फाइल करता है तो उस सिग्नेचर से सामने वाली पार्टी डिनाई नहीं कर सकती है, या फिर अगर उसके कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे शूट फाइल किया गया है तो वो भी वो डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ फॉग्ड इंस्ट्रूमेंट, मतलब खराब पड़ा हुआ या कटा छटा फटा इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है, a holder in due course will get no title because it amount to complete absence of title rather than a more defect in title। अगर fogged instrument है तो holder in due course को वहां पे कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल टाइटल, डिफेक्टेड टाइटल वो एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन ऐसे चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जिसमें कि कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टाइटल है। तो ये सारे स्टिल प्रिविलेजेस हमारे होल्डर इन ड्यू कोर्स को मिलते हैं। अभी जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि अ पर्सन हु लीगली ऑब्टेन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विथ हिज नेम एंटाइटल्ड ऑन इट टू रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द पार्टीज लायबल इज कॉल्ड द होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। वो बंदा जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है और जो उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए लायबल है उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं। ठीक है, और कोई ऐसा पर्सन जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बोनाफाइडली ओन करता हो रिगार्डिंग सम कंसिडरेशन और जिसका पेमेंट अभी स्टिल ड्यू है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब देखिए, a holder can possess negotiable instrument even without consideration। होल्डर को जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो तो ही उसका जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके रिगार्डिंग कुछ कंसिडरेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो होल्डर का जो होता है वो बिना कंसिडरेशन के भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का होल्डर कहला सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए पोजेशन के साथ साथ कुछ न कुछ कंसिडरेशन भी होना जरूरी है। ठीक है, मेरे पास अगर चेक है, मुझे गिफ्ट में मिला हो, चैरिटी में मिला हो, किसी भी तरीके से मिला, अगर मैंने होल्ड किया है, मेरे पास पोजीशन है उस चेक का, तो मैं होल्डर कहला गई। लेकिन अगर मैंने कहीं पे कुछ सर्विस प्रोवाइड किया है और उसके एवज में मुझे वो चेक मिला है और मेरे पास वो पोजीशन है, तो मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाऊंगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है, अ होल्डर कैन नॉट स्यू all the prior parties whereby a holder in due course has the right to sue all the prior parties for payment। होल्डर कभी भी पेमेंट के लिए सारी एसोसिएटेड पार्टीज पे केस नहीं कर सकता, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये स्पेशल प्रिविलेज है कि सारे एसोसिएटेड प्रायर पार्टीज पे वो पेमेंट के लिए केस
कर सकता है। अगर एंडोर्समेंट में केस में अगर 5 लोगों के से पिछले 5 लोगों से एंडोर्स होकर के आया है तो वो सभी पे केस कर सकता है, ठीक है, लेकिन होल्डर नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखिए, अ होल्डर मे और मे नॉट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। होल्डर को जरूरी नहीं है कि वो सही नियत से, सही भावना से इंस्ट्रूमेंट को होल्ड कर रहा हो, जरूरी नहीं है। मन है, होल्ड कर रहा है, स्वेच्छा से कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए ये मस्ट है कि उसके पास जो पोजीशन है वो बोनाफाइड हो, ठीक है, ये मैंडेटरी है, गुड फेथ में होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, होल्डर इन ड्यू कोर्स एज अगेंस्ट अ होल्डर एंजॉय मोर प्रिविलेजेस इन मेनी सिचुएशन लाइक इन द केस ऑफ इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट, फिक्टिशियस बिल एंड सो ऑन। होल्डर इन ड्यू कोर्स को बहुत सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं एज कंपेयर टू होल्डर, ठीक है, जैसे कि अगर आपका ड्यूली स्टैम्प्ड नहीं है, ड्यूली नेम्ड नहीं है, कोई फिक्टिशियस बिल है, उन सब के रिगार्डिंग उनको पेमेंट रिकवर करने का राइट मिला हुआ है, लेकिन होल्डर को इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है। अ पर्सन कैन बिकम अ होल्डर बिफोर और आफ्टर द मैच्योरिटी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो होल्डर है वो बिफोर या आफ्टर किसी भी टाइम होल्डर हो सकता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, मैच्योरिटी के बिफोर या आफ्टर। लेकिन अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात करें तो यहाँ पे बिफोर द मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होना जरूरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।